तो चलिए दोस्तों, आज आपको ले चलते हैं ग्रंथ के बारे में कि जो आपके सिलेबस में दिया गया है वेस्टेड या पेपर 1, पेपर 2 या फिर आपके बीपीएससी में जो भी ग्रंथ के बारे में पूछा जाता है, सांगीतिक ग्रंथ के बारे में, तो जितना जो है आपके सिलेबस में वो सारा कवर आज होने वाला है इस वीडियो में, ठीक है। अगर पढ़ाई के उद्देश्य से वीडियो को देख रहे हैं तो आप जो है कॉपी और पेन लेकर ही बैठे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत शानदार होने वाला है दोस्तों यह क्लास जो है। तो रेगुलर क्लास आपके लिए ही हो रहा है दोस्तों, और आप लोग जो है मुझे भी सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों नोटिफिकेशन को ऑल पे रख लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम का समय जो है जैसे जैसे आगे दिन बीत रहा है तो वो एग्ज़ाम का समय नज़दीक आते ही जा रहा है। तो वो एग्ज़ाम जो है आपके अभी तो फ़िलहाल उसकी कोई डेट नहीं आई है, लेकिन आपके जो है कहा जा रहा है कि इलेक्शन जो है आपका, वो इलेक्शन ख़त्म होने के बाद ही लिया जाएगा। लेकिन दोस्तों हम लोग उस भ्रम में नहीं जिएंगे, क्योंकि ये नोटिफिकेशन हमारा पहले का है, एग्ज़ाम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से अपनी तैयारी को बहुत बहुत बेहतर हम लोग बना लेंगे, ठीक है। तो चलिए, पढ़ाई कर रहे हैं तो अब बिल्कुल आज के इस क्लास में आपको पूरा का पूरा ग्रंथ जो है, जो भी आपका जो है वो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ग्रंथों के बारे में कुछ आपको चलिए बताते हैं, ठीक है। आइए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों, देखिए आपके संगीत रत्नाकर की बात कर लें। संगीत रत्नाकर, क्योंकि ये जो है दोस्तों उत्तर और दक्षिण का जो है आधार ग्रंथ माना जाता है, ठीक है। संगीत रत्नाकर, इसकी ये जो है इसकी दोस्तों, इसके रचयिता कौन है? संगीत रत्नाकर के तो रचयिता कौन है? सब लोग जानते हैं कि ये इसके रचयिता कौन है? सारंगदेव हैं, ठीक है। सारंगदेव हैं दोस्तों। यह जो है आपको कब किस ईस्वी की बताई जाती है? तो ये 13वीं शताब्दी की पुस्तक जो है दोस्तों बताई जाती है कहीं कहीं, ठीक है। ये 13वीं शताब्दी की पुस्तक, तो चलिए नोट कीजिए, संगीत रत्नाकर के लेखक सारंगदेव, और ये 13वीं शताब्दी के आसपास की लिखी गई पुस्तक है। चलिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों, आपके जो आपके देखिए यहाँ पे है, क्या होगा आपका होगा। अब हम बात करते हैं रागमाला। क्लियर करना है, ठीक है, इसी वीडियो में आपका सारा क्लियर हो जाना चाहिए। रागमाला, रागमंजरी, रागमंजरी, रुद्राग चंद्रोदय, रुद्राग चंद्रोदय, ठीक है, रुद्राग चंद्रोदय। यह सब जो ग्रंथ हैं, रागमाला हो गया, उसके बाद फिर रागमंजरी हो गया और रुद्राग चंद्रोदय हो गया, तो यह सब जो तीनों बुक है, इसके जो रचयिता माने जाते हैं, इनके रचयिता कौन माने जाते हैं? इनके रचयिता माने जाते हैं पुंडरीक विट्ठल, ठीक है, पुंडरीक विट्ठल। तो इसके रचयिता आपके हो गए पुंडरीक विट्ठल, ठीक है। ये पुंडरीक विट्ठल जो है इसके रचयिता हैं। कौन कौन से पुस्तक के? रागमाला, रागमंजरी, रुद्राग चंद्रोदय, ठीक है। ये 3 पुस्तक के हो गए आपके। चलिए आगे चलते हैं, अब बात कर लेते हैं रामामात्य के बारे में। तो रामामात्य जो है आपके स्वरमेल कलानिधि, ठीक है, स्वरमेल कलानिधि, इसके जो रचयिता हैं वो कौन माने जाते हैं आपके? वो माने जाते हैं, वो आपके स्वरमेल के रचयिता कौन माने जाते हैं? रामामात्य, रामामात्य, ठीक है। इनका जो रामामात्य का जो मूल नाम है ना दोस्तों, इनका मूल नाम राम ही है, ठीक है। मूल नाम क्या है? राम ही है, ठीक है। और इस जो रामामात्य जो ये आपके स्वरमेल कलानिधि जो आप देख रहे हैं, यह पुस्तक स्वरमेल कलानिधि, इसमें जो है आपके कलानिधि का कितना प्रकरण बताया गया है? कि स्वरमेल कलानिधि का 5 प्रकरण है, ठीक है, 5 प्रकरण बताया गया है। इसमें कौन कौन सा है? आपका पहला है स्वर प्रकरण, उसके बाद फिर है मेल प्रकरण, मेल नोट कीजिएगा, ठीक है। स्वर मेल आपका हो गया, राग हो गया, राग प्रकरण। उसके बाद फिर आपके हो गए उपोद्घात, उपोद्घात, उपोद्घात और बीना, ठीक है। दोस्तों राइटिंग जो है इधर उधर हो रहा है, कोई बात नहीं है, उस पर आप लोग ये नहीं होइएगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोग को सब कुछ हम बोल के बता दे रहे हैं, ठीक है। तो यह सब जो है दोस्तों, जो ऑब्जेक्टिव आपको हम लिख के करवाएंगे, उससे बढ़िया आप ये नोट कर लेंगे, और नोट करने के बाद आपको रिवीजन कर लेंगे उस चीज़ को, तो आपको बहुत बेहतर से और बहुत अच्छे से याद हो जाएगा,
ठीक है। बाकी तो बोलकर भी याद हो, क्योंकि आपका रिवीजन ऐसे भी चल रहा है, रिवीजन तो आप देखकर भी कर ले सकते हैं। लेकिन अगर चाहते हैं कि और बहुत ज़्यादा हम अधिक समय तक आपको याद रहे तो लिख लेना बेहतर होगा, ठीक है। ये हो गया आपका स्वरमेल कलानिधि के बारे में बता दिए। अब अगला हमारा क्या है, स्वरमेल कलानिधि की अगर बात कर लें कि इसमें स्वर की संख्या कितनी थी? स्वर इसमें बताई गई है, कितने स्वर? 14 स्वरों का वर्णन किया गया है किसमें? स्वरमेल कलानिधि में, जिसमें कि 7 शुद्ध, 7 आपके हो गए शुद्ध और 7 आपके विकृत। ठीक है, अगर प्रश्न बने कि स्वरमेल कलानिधि में कितने स्वर की चर्चा की गई है और कि या फिर कितने स्वर के बारे में बताया गया है, तो या फिर रामामात्य के अनुसार कितने स्वर हैं, तो आपको बताना है 14 स्वर हैं। ठीक है, 7 शुद्ध और 7 विकृत। तो यही सब आपको बताने के लिए दोस्तों, यही सब आपको कराने के लिए जो है व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल हम करते हैं, क्योंकि एक प्रश्न के साथ-साथ बहुत सारे प्रश्नों को जो है दोस्तों सॉल्व करते हैं, तो इसीलिए व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है? तो ये सब आप माइंड में नोट कीजिए, क्योंकि दोस्तों पढ़कर भी हम ऑब्जेक्टिव अगर बनाएँगे, ऑब्जेक्टिव अगर हम इसमें लिखेंगे, तो पढ़कर भी आपको हम वही बता सकते हैं। लेकिन यहाँ पे व्हाइट बोर्ड का यूज़ किए हैं, तो व्हाइट में क्या है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे स्पेस है लिखने के लिए, बिल्कुल स्वतंत्र हैं, पूरी बोर्ड में लिख सकते हैं। तो आपको पूरा एक्स्ट्रा चीज़ भी आपको कवर हो जा रहा है। ठीक है? तो चलिए, हो गया इसका। अब हम लोग देखते हैं इसमें और क्या है आपके, कि स्वर मेल कलानिधि में जो थाटों की संख्या है ना, थाट यानी थाटों की संख्या जो है कितनी मानी गई है? 20। तो आपको प्रश्न बनेंगे कि रामामात्य ने कितने थाट माने हैं? तो रामामात्य ने कितने थाट माने हैं? रामामात्य ने 20 थाट माने हैं। ठीक है, किसमें? स्वरमेल कलानिधि में 20 थाट माने हैं, और 20 थाट से दोस्तों कितने राग जो है वो जन्य हो सकते हैं? तो 63 राग जन्य हो सकते हैं। ठीक है, 63 क्या होगा? 63 राग जन्य होगा। ठीक है, किससे? इसी 20 थाट से, रामामात्य के जो स्वरमेल कलानिधि हैं। ठीक है, मजा आ रहा होगा दोस्तों, मजा आ रहा है तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए। चलिए, अब देखते हैं राग निर्णय ग्रंथ के बारे में, कि राग निर्णय ग्रंथ जो है हमारा, राग निर्णय। ठीक है, राग निर्णय सबसे पहले हम जानेंगे कि इसके रचयिता कौन है। तो राग निर्णय के जो रचयिता हैं दोस्तों, इसके भी रचयिता आपको माना जाता है किनको? पुंडरीक पुंडरीक विट्ठल को। ठीक है, पुंडरीक विट्ठल को राग निर्णय, यानी राग से जितने भी है, राग चंद्रोदय हो गया, आपके राग माला हो गए, फिर राग मंजरी हो गया, तो यह सब चीज जो है आपको ऊपर भी हम बताएं अभी कुछ, तो ये सब किनके हैं? राग वाले शब्द से जो स्टार्ट हो जाएगा आपके, वो पुंडरीक विट्ठल के द्वारा ही लिखा गया है। ठीक है, तो क्लियर रहेगा। चलिए, अब बात करते हैं संगीत दर्पण। यहाँ दर्पण दिखाना है। ठीक है, द फॉर दर्पण, द फॉर दामोदर। तो कौन? पंडित दामोदर, या फिर दामोदर मिश्रा भी, इनको पंडित दामोदर मिश्रा भी कहते हैं। ठीक है, पंडित दामोदर मिश्र, ये आपके संगीत दर्पण के रचयिता हो गए, पंडित दामोदर मिश्र। यह लगभग दोस्तों देखिए, आपको यह जो है आपको 1625 ईस्वी में लिखा गया है। कब? 1625 ईस्वी में संगीत दर्पण लिखा गया है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, संगीत दर्पण में अगर अध्याय की बात करें संगीत दर्पण में, तो इसमें अध्याय की बात करें तो इसमें कितने? इसमें 2 अध्याय हैं। ठीक है, इसमें अध्याय कितने हैं? 2 अध्याय हैं। कौन कौन सा है आपका? तो वो आपका एक है स्वरा अध्याय और एक है रागा अध्याय। ठीक है, अध्याय कितने हो गए? इसमें हो गए आपके 2 अध्याय, 2 अध्याय। एक हो गया आपका स्वर अध्याय, स्वर अध्याय, और दूसरा हो गया आपका राग अध्याय, राग अध्याय। ठीक है, तो ये आपके 2 हो गए। ठीक है, पेंसिल में वही ले लेता हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा अच्छा लग रहा था। ठीक है, तो एक हो गया आपका, 2 हो गए, एक आपका स्वराध्याय और एक आपका रागाध्याय। ठीक है, चलिए अब अगले ग्रंथ के बारे में जान लेते हैं, राग तत्व विबोध। अब है हमारा अगला राग तत्व विबोध। ठीक है, यह आपको दोस्तों लिखकर बता रहा हूँ, ये आपके लिए बेहतर होगा, आपके लिए मैं बेहतर करवा रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों इतना बेहतर करवा रहा हूँ क्योंकि ये जब आप याद करेंगे ना, तो बिल्कुल ये माइंड में सेट रहेगा।
क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो है दोस्तों उस तरह से पढ़ेंगे तो बहुत कुछ भूलने की चांसेस रहते हैं, लेकिन इसमें भूलने की कोई चांसेस नहीं रहेगी। क्योंकि दोस्तों मैंने भी पढ़ा है, मान लीजिए, बस सपोज कीजिए कि आप किसी क्लासरूम में बैठे हैं और आपके सामने कोई टीचर जो है वो बोर्ड पे बता रहा है, बस बिल्कुल आप थोड़ा-सा देखिए दोस्तों, मैं जितना करवा रहा हूँ ना, ये आपके सिलेबस के लिए, सिलेबस से है। बिल्कुल आपके सिलेबस में जो है आपके लिए पेपर 1 हो या बीपीएससी हो या पेपर 2 हो स्टेट का, ये आपको निश्चित ही 100% यह आपको फ़ायदा पहुँचाने वाला है, बहुत फ़ायदा पहुँचाने वाला है, ठीक है? तो राग तत्व विबोध, सबसे पहले अब इनकी लेखक के बारे में जानेंगे। तो इसमें देखिए दोस्तों तत्व लगा हुआ है, तो राग तत्व विबोध की अगर पूछे कि इसके रचनाकार, तो आपको क्या बताना है? को बताना है श्रीनिवास, ठीक है। राग तत्व विबोध के रचनाकार कौन है? श्रीनिवास है, ठीक है। श्रीनिवास है। और राग तत्व विबोध में कितने स्वरों का वर्णन है? तो स्वरों की बात करें तो 19 स्वरों का वर्णन है, ठीक है। कितने? 19 स्वरों का वर्णन है किसमें? अगर आपसे प्रश्न बने, पूछे कि श्रीनिवास जी ने राग तत्व विबोध में कितने स्वरों का वर्णन किया है, तो सही जवाब क्या होगा? 19, ठीक है। और श्रीनिवास जी वही व्यक्ति हैं जो क्या किए थे? बीना के तारों पर स्वरों की स्थापना किए थे। इसको भी नोट कर लीजिएगा। बीना के तार पर, बीना के तार पर स्वर की स्थापना किए थे। कौन? बीना के तार पर स्वर की स्थापना कौन किए थे? श्रीनिवास। यही वो व्यक्ति हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम, अब क्या है हमारा अगला। अभी तो देखे आप राग तत्व विबोध, अब बात कर लेते हैं राग विबोध के बारे में। राग विबोध, ठीक है। यह ग्रंथ, राग विबोध जो है ग्रंथ, यह ग्रंथ, इसके सबसे पहले रचनाकार की बात करें, रचयिता की बात करें, तो ये जो है आपके सोमनाथ द्वारा लिखा गया है, ठीक है। ये किनके द्वारा? सोमनाथ के द्वारा लिखा गया है। इसमें दोस्तों अगर बात करें तो इसमें चर्च की गई है, 22 स्वर की चर्च की गई है। कितने? इसके अनुसार स्वर कितने हैं? 22 स्वर हैं, ठीक है। इसके अनुसार 22 स्वर हैं, जिसमें कि आपको 7 स्वर शुद्ध माने हैं, 7 शुद्ध माने हैं, और 15 जो है आपके स्वर वो विकृत माने हैं। 7 आपके शुद्ध हो गए और 15 आपके विकृत हो गए, ठीक है। तो यह सब क्लियर रखना है। यह सब दोस्तों देखिए एक्स्ट्रा बहुत बताना जरूरी है, क्योंकि एक्स्ट्रा अगर नहीं नोट करेंगे तो फिर अगर प्रश्न में अगर आपसे हम वही ऑब्जेक्टिव सिर्फ वही करवाते रहेंगे तो एक्स्ट्रा प्रश्न नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो एक्स्ट्रा प्रश्न करवाना बहुत ज़रूरी होता है जहाँ पे ज़रूरी है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि अभी हम बात कर रहे थे किसकी? राग विबोध की, ठीक है। राग विबोध, तो राग विबोध में दोस्तों क्या है कि राग विबोध में आपके रचनाकार जान लिए। इसमें सोमनाथ जी ने मेलों की संख्या कितने माने हैं? इसमें सोमनाथ जी 23 मेल माने हैं। किसमें? राग तत्व विबोध में 23 मेल माने हैं, ठीक है। चलिए अब अगला जो हमारा है कि अनूप संगीत, अनूप अनूप संगीत रत्नाकर, अनूप संगीत रत्नाकर, ठीक है। अनूप संगीत विलास, अनूप संगीत विलास। आप थोड़ा सा राइटिंग पे मत जाइएगा, ठीक है, क्योंकि इस पे जो है ऐसा ही होगा, क्योंकि ये कॉपी पेन नहीं है दोस्तों, बोर्ड है, थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। तो आपका हो गया अनूप संगीत विलास। उसके बाद अनूप प्रकाश, अनूप प्रकाश, ये आपका अनूप प्रकाश हो गया। और श्रुति भास्कर, कौन सा? ये आपका श्रुति श्रुति भास्कर, ठीक है। श्रुति भास्कर, ये आपके श्रुति भास्कर, ये चारों कौन कौन सा हो गया? अनूप संगीत रत्नाकर, अनूप संगीत विलास, अनूप प्रकाश और श्रुति भास्कर, ये सभी के रचयिता कौन है? ये सभी के रचनाकार जो हैं दोस्तों कौन माने जाते हैं? सभी के रचनाकार भाव भट्ट माने जाते हैं, ठीक है। कौन? भाव भट्ट, ठीक है। नोट करते चलिए। चलिए अब आगे देख लेते हैं अगला ग्रंथ हमारा कौन सा है। अगला ग्रंथ है कि ये है आपके संगीत कल्पद्रुम। क्या है? संगीत
कल्प द्रुम, संगीत कल्पद्रुम। देखिए दोस्तों, इसकी जो रचना हुई वो बताई जाती है संगीत कल्पद्रुम की कि 1842 ईस्वी में इसकी रचना हुई। 1842 ईस्वी में इसकी रचना हुई और इसके रचनाकार कृष्णानंद व्यास को माना जाता है। कृष्णानंद व्यास। रचना कब हुई? 1842 ईस्वी में। ठीक है, 1842 ईस्वी में। इसको किसको माना जाता है संगीत कल्पद्रुम के रचनाकार? कृष्णानंद व्यास को। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अगला प्रश्न, अगला जो हमारा बुक है वो है कि ए ट्रीटाइज ऑन द म्यूजिक ऑफ हिंदुस्तान। ए ट्रीटाइज ऑन द म्यूजिक ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है। ये आपके, ये जो बुक है ए ट्रीटाइज ऑन द म्यूजिक ऑफ हिंदुस्तान, तो इसके लेखक के बारे में बात करें तो इसके लेखक हैं कैप्टन विलियर्ड्स। कैप्टन विलियर्ड्स, DS। कैप्टन विलियर्ड्स, इसको मैं थोड़ा सा हिंदी में लिखूंगा कैप्टन, क्योंकि दिख नहीं रहा था आप लोग को। विलियर्ड्स, ठीक है। ए ट्रीटाइज ऑन द म्यूजिक ऑफ हिंदुस्तान, उसके लेखक कैप्टन विलियर्ड्स। ठीक है, अब अगले जो हमारे पुस्तक हैं उसको हम लोग देखने वाले हैं। संगीत रचना जो है आपकी, एक है नाद विनोद। क्या है? संगीत रचना जो है आपकी नाद विनोद। नाद विनोद के लेखक को बताना है कि नाद विनोद के लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं पन्नालाल गोस्वामी। पन्नालाल गोस्वामी। गोस्वामी, ठीक है, पन्नालाल गोस्वामी। नाद विनोद पुस्तक के लेखक पन्नालाल गोस्वामी। चलिए अगला पुस्तक की हम बात करें तो अगला पुस्तक कौन सा है? गीत सूत्रधार। कौन सा है? गीत सूत्रधार। गीत सूत्रधार, यह पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके पुस्तक बताए जाते हैं कृष्णाधन बनर्जी। कौन? कृष्णाधन बनर्जी, ठीक है, कृष्णाधन बनर्जी। ठीक है, क्लियर। तो गीत सूत्रधार के कृष्णाधन बनर्जी। और आगे देखिए दोस्तों, सारा कुछ आप लोग जो है बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, यह कहीं से भी नहीं छूटेगा। बस जितना ग्रंथ आपको बता रहे हैं ना, इसी ग्रंथ में से सारे के सारे जो है पूछे जाएंगे। देखिए अगला है हमारा मुआदनुल मौसिकी। मुआदनुल मौसिकी, मुआदनुल मौसिकी, मौसिकी, यह पुस्तक जो है इसके लेखक कौन है? दोस्तों ये जो है आपके बताया जाता है कि ये 19वीं सदी की पुस्तक है, 19वीं सदी में लिखी गई है। तो मुआदनुल जो मौसिकी है उसके रचनाकार किनको माना जाता है? करम इमाम। किसको? करम इमाम। करम इमाम की पुस्तक, आपसे प्रश्न बनेंगे कि करम इमाम की पुस्तक निम्नलिखित में से कौन है? आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, मुआदनुल मौसिकी, संगीत रत्नाकर, राग विबोध, राग तत्व विबोध, तो उसमें से एक चुनना होगा। तो इसलिए आपको ऐसा जो है याद करके रखना पड़ेगा। इसलिए तो मुआदनुल की मौसिकी की पुस्तक किसने लिखी? तो करम इमाम। करम इमाम की पुस्तक कौन है? तो मुआदनुल मौसिकी, जो कि 19वीं शताब्दी में लिखी गई है ऐसा बताया जाता है। ठीक है, चलिए अब हो गया हमारा। अब आगे बढ़ते हैं। मारी पुन्नगमात, मारी पुन्नगमात, मारी पुन्नगामात, मारी पुन्नगामात जो एक पुस्तक है उसके रचनाकार के बारे में पूछा जा रहा है। सबसे पहले बता दो कि इसकी रचना काल जो है 1911 ईस्वी में बताई जाती है। ठीक है, 1911 ईस्वी में बताई जाती है।
यह जो है लिखने वाले लाहौर के थे, उनका नाम क्या था? राजा नवाब अली। इसके रचनाकार कौन थे? राजा नवाब अली। राजा नवाब अली। दोस्तों बुक में बहुत बढ़िया से लिखा हुआ था। बुक से मैं आपके लिए जो है अच्छे खासे समय देकर मेहनत करके उसके बाद फिर एक बनाया हूँ, उससे आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि दोस्तों बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जो कुछ लोग भूल जाते हैं। तो दोस्तों आप लोग पढ़ा होगा, बिल्कुल पढ़ा होगा, लेकिन भूलने की कोई संभावना आपके पास मैं रहने नहीं दूँगा, क्योंकि जब आप क्लास जॉइन करेंगे पर डे, तो आप लोग हर चीज़ का आप लोग के पास प्रिपेयर एक नोट्स हो जाएगा, और जब वो नोट्स हो जाएगा तो बिल्कुल आप लोग जो है छक्का चौका लगा सकते हैं अपने एग्जाम में, ठीक है? दोस्तों बहुत खुशी होगी जिस वक्त आपके जो स्टेट पेपर 1-2 या फिर बीपीएससी आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, बहुत खुशी होगी जब कमेंट्स आएगी कि सर मैं सेलेक्ट हो गया, मैं पास हो गया। बहुत अच्छा लगेगा उस वक्त मुझे, ठीक है? अभी तो केवल आपको पढ़ाना है, बस पढ़िए। तो ठीक है, 1911 ईस्वी में लिखा गया, मारी फुगमात और राजा नवाब अली के द्वारा लिखा गया, जो कि ये कहाँ के थे? लाहौर के थे, ठीक है? अब देखिए अगला जो है आपके अभिनव राग मंजरी। फिर आपको मैं बता दूं क्रम पुस्तक मालिका, फिर कहें भातखंडे संगीत शास्त्र। तो यह सब भातखंडे जी की कृति है। किनकी है? भातखंडे। भातखंडे जी तो की कृति है। कौन कौन बता रहे थे अभी आपको? अभिनव राग मंजरी, अभिनव राग, अभिनव राग मंजरी। उसके बाद फिर आपके कौन सा था? क्रमिक पुस्तक मालिका, क्रमिक पुस्तक मालिका, ठीक है? और कौन बताए? अब उसके बाद फिर आपको और बताए थे हम भातखंडे संगीत शास्त्र। ये हिंदुस्तानी संगीत शास्त्र इसको कहा जाता था, लेकिन इनके नाम से ही हो गया भातखंडे, भातखंडे संगीत शास्त्र, ठीक है? देखिए हम बात कर लेते हैं इसकी। तो आपको ये कहा जाता है कि भातखंडे संगीत शास्त्र ये जो थे आपके अभिनव राग मंजरी, अभिनव राग मंजरी जो है वो आपका किस भाषा में लिखा गया है? यह संस्कृत के भाषा में लिखा गया है। किसके? संस्कृत के भाषा में लिखा गया है अभिनव राग मंजरी। और क्रमिक पुस्तक मालिका जो है दोस्तों, वो आपको कहा जाए तो क्रमिक पुस्तक मालिका के 6 भाग हैं, ठीक है? कितने भाग हैं? 6 भाग। और भातखंडे जो है आपके भातखंडे संगीत शास्त्र, इसके जो भाग पूछे तो इसके 4 भाग हो जाते हैं। भातखंडे संगीत शास्त्र के 4 भाग, और क्रमिक पुस्तक मालिका के 6 भाग, और अभिनव राग मंजरी के अभिनव राग मंजरी जो है वो संस्कृत भाषा में लिखा गया है, ठीक है? चलिए अब देखते हैं फिर से। अब अगला जो है हमारा राग प्रवेश, ठीक है? कौन सा है? राग प्रवेश। तो राग प्रवेश के सबसे पहले बात करें कि रचयिता, राग प्रवेश के रचयिता कौन है? तो ये हैं आपके पलुस्कर जी। कौन है? राग प्रवेश के बीडी पलुस्कर, विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी। देखिए पलुस्कर जी की और भी कृतियां हैं, तो उनमें से और कौन कौन सा है आपको अगर बात कर लें राग प्रवेश के अलावा, तो आपके है संगीत बाल बोध, संगीत बाल बोध। और बात कर लें तो संगीत बाल प्रकाश, संगीत बाल, संगीत बाल प्रकाश। फिर आपका हो गया महिला संगीत, महिला, महिला संगीत। तो ये सब जो है किनकी कृति है? विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी की कृति है। कौन कौन सा? राग प्रवेश। जो देखिए दोस्तों वैसे और भी इनकी कृतियां हैं, लेकिन जो प्रमुख कृतियां हैं जिनके बारे में आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, बस वही सब जो है आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, ठीक है? तो जिसके बारे में पूछा जाएगा बस जो सिलेबस में है वही आपको देखना है। चलिए अब आगे देखते हैं। वो हो गया आपके। फिर उसके बाद आते हैं संगीतांजलि। देखिए ओमकार नाथ ठाकुर की कृति है। किसकी है? ओमकार, जो कि किनके शिष्य थे? पलुस्कर जी के शिष्य थे। कौन? ओमकार नाथ
ठाकुर। ठीक है, इनकी कृतियों के बारे में बात कर लें ओंकार नाथ ठाकुर की, तो इसमें आपके जो प्रमुख होते हैं वो हैं आपके संगीतांजलि और प्रणव भारती। कौन कौन? संगीतांजलि, याद रखना है संगीतांजलि किनकी कृति है, तो ओंकार नाथ ठाकुर की, और प्रणव भारती, और आपके जो है प्रणव भारती, यह भी जो है किनकी कृति है, ओमकार नाथ ठाकुर की कृति है। ठीक है, चलिए अब आते हैं, अगला जो है हमारा है राग तरंगिणी। ठीक है, राग तरंगिणी, लोचन का नाम याद आ गया, राग तरंगिणी। ये जो है इसके रचनाकार कौन है आपके, लोचन है, लोचन, पंडित लोचन। इसको कहा जाता है कि इसमें बताया गया है कि राग तरंगिणी में इसमें कितने 12 मेल माने गए हैं। ठीक है, 12 मेल माने गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगला है रस कौमुदी। ठीक है, रस कामोद्री, तो रस कामोदी, कामोद्री नहीं, कामोदी, ये आपका हो गया रस कामोदी। ठीक है, इसमें जो है आपके मेलों की संख्या कितनी बताई गई है, मेलों की संख्या 9 बताई गई है, और इसके जो रचयिता हैं वो कौन है, श्री कंठ महाराज हैं। कौन? श्रीकंठ। रस कामोदी, देखिए रस कामोदी श्रीकंठ, याद रखना है, रस कामोदी श्रीकंठ। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं, इसमें है आपका संगीत तरंग। ठीक है, कुछ और एक्स्ट्रा पुस्तक है उसके बारे में भी आप लोग जान लीजिए। संगीत तरंग हो गया आपका, तो संगीत तरंग जो है इसके रचयिता कौन है, राधा मोहन सेन, राधा मोहन सेन। ठीक है, राधा मोहन सेन संगीत तरंग के रचयिता हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, श्रृंगार प्रकाश हो गया, श्रृंगार प्रकाश, श्रृंगार प्रकाश के रचयिता किनको माना जाता है, तो राजा भोज जो है आपके, राजा भोज, उनको श्रृंगार प्रकाश का रचयिता माना जाता है। ठीक है, अगला जो है हमारा ग्रंथ है वो क्या है कि संगीत समय सार। सब नोट कीजिएगा दोस्तों, संगीत समय सार, थोड़ा सा आप समय दीजिएगा ना तो आप जीरो से हीरो बन जाएंगे। अगर मेरे साथ रेगुलर जो आप ये जो क्लास हो रहा है, अगर थोड़ा सा अगर समय देंगे तो आप जीरो से बिल्कुल हीरो बन जाएंगे। लेकिन वैसे आप लोग, मुझे पता है कि आप लोग जीरो हैं नहीं, बहुत अच्छे हैं, बहुत स्ट्रांगली हैं आप लोग, और वेरी गुड। बहुत खुशी होती है कि आप लोग जो है इतने ऊपर तक आए हैं, और आपको ऊपर तक लेकर जाना है, ताकि बस जब तक मंजिल ना मिले तब तक हारना नहीं है। ठीक है, चलिए, तो यह जो है संगीत समय सार, इसके जो रचयिता माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं, पार्श्व देव, पार्श्व देव, ये पार्श्व देव माने जाते हैं। ठीक है, पार्श्व देव रचयिता हैं संगीत समय सार के। अगला जो हमारा है वो है संगीत मकरंद, संगीत मकरंद, ये किनके द्वारा लिखा गया संगीत मकरंद, ये आपके जो नारद जी जो हैं, नारद के द्वारा ही लिखा गया है। इसमें आपका संगीत मकरंद के अलावा नारद के की और कृति है, नारदी शिक्षा, तो ये सब जो है भी उन्हीं की कृति है। किनकी? नारद की, नारदी शिक्षा, इनके नाम से ही है नारदी शिक्षा। ठीक है, तो ये सब उनकी कृति है। चलिए अगला जो है हमारा वो कौन सा है, अभिलार्थी चिंतामणि, अभिलार्थी चिंतामणि, चिंतामणि, अभिलार्थी चिंतामणि, इसके रचयिता की बात करें तो कौन है, इनके रचयिता हैं चालुक्य के राजा थे, राजा सोमेश्वर। कौन थे? राजा सोमेश्वर। ठीक है, राजा सोमेश्वर, यह जो थे दोस्तों, ये का क्या थे, ये थे आपके चालुक्य के राजा थे, राजा सोमेश्वर। ठीक है, चलिए अब अगले बुक के बारे में बात करें कि अगला हमारा कौन सा बुक है, तो वो बुक है रसिक प्रिया, रसिक प्रिय। ठीक है, रसिक प्रिय, ये जो रसिक प्रिय है, इसके रचयिता आपके कौन, राणा कुंभा माने जाते हैं। ठीक है, कौन? राणा कुंभा। ठीक है, राणा कुंभा माने जाते हैं रसिक प्रिय के रचयिता।
चलिए अब आगे देखते हैं। मान कौतूहल, ये तो बहुत लोगों को पता होगा, पहले भी मैं बता चुका हूँ। वैसे दोस्तों ऑब्जेक्टिव में जहाँ-जहाँ बीच-बीच में जो चर्च करने की बात आती थी, तो बीच-बीच में तो हम खैर चर्च करते ही थे आप लोगों से। मान कौतूहल, ठीक है? मान कौतूहल। तो इसके ये जो इसके रचयिता थे वो राजा मानसिंह तोमर थे। कौन? राजा मानसिंह मानसिंह तोमर। ये आपके क्या थे? ग्वालियर के राजा थे। कहाँ के? ये आपके ग्वालियर के राजा थे। ठीक है, राजा मानसिंह तोमर ग्वालियर के राजा थे। चलिए अगला क्या है हमारा? अभिनव भारती। देखिए अभिनव भारती, अभिनव भारती। अभिनव भारती पुस्तक के लेखक किनको माना जाता है? तो ये हैं आपके अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त, ठीक है। कौन है? अभिनव गुप्त को अभिनव भारती का रचयिता माना जाता है। अगला ग्रंथ है कौन सा है? अगला है नरोत्तम विलास। कौन सा है? नरोत्तम 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 विलास। तो ये नरोत्तम विलास जो है, इसके रचयिता कौन माने जाते हैं नरोत्तम विलास के? तो इसके रचयिता जो हैं आपके नरहरि चक्रवर्ती। नाम सुने हैं? नरहरि नरहरि चक्रवर्ती, ठीक है। दोस्तों आप लोग मुझे लेकिन एक चीज़ कमेंट करके बताइए, क्या इस तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ आपको कोई फ़ायदा हो रहा है? अगर वास्तव में रियली में अगर कोई फ़ायदा हो रहा है तो मुझे कमेंट करके बताइए कि हाँ सर फ़ायदा हो रहा है आपके पढ़ाने का। तो फ़ायदा हो रहा है तो मैं बिल्कुल जो है दोस्तों, जो भी क्लास कराऊँगा डीपली क्लास कराऊँगा, उसमें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रश्न जो है आपके उसमें अगर प्रश्न एक ही रहेगा तो उसकी जो इर्द-गिर्द जितनी प्रश्न जो होगी उसका सारा सॉल्यूशन जो मैं करवाऊँगा उसका, ठीक है? जैसे कि हो रहा है। तो इसलिए आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि ये सेशन जो है आप लोग को कैसा लग रहा है? क्या मज़ा आ रहा है ना इस तरह से पढ़ने में? ठीक है? चलिए अब अगला देखते हैं। अगला क्या है? स्वरमेल कलानिधि। ये तो बता चुके हैं, स्वरमेल कलानिधि किसकी है? नारद की, ऊपर बता चुके हैं, ठीक है? ये थोड़ा-सा नारद के बारे में बता दिए थे और नारदी शिक्षा भी आपका हो ही गया, ठीक है? अब देखिए इसमें है आपका गीत गोविंद। गीत गोविंद। गीत गोविंद के रचयिता किनको माना जाता है? जयदेव। किनको? गीत गोविंद के रचयिता जयदेव को माना जाता है। और अगर बात करें आपकी और भी जो पुस्तक है, श्रृंगार हार, ठीक है? श्रृंगार हार। श्रृंगार हार जो है पुस्तक, ग्रंथ, उसके रचयिता किनको माना जाता है? तो ये हैं आपके समन राजा हमीरदेव। समन के राजा हैं ये, समन के राजा थे। समन राजा कौन थे? कौन? हमीरदेव, ठीक है? हमीर देव, याद रखिएगा। हमीर देव ही प्रश्न पूछे, ये पूछ सकता है कि श्रृंगारहार पुस्तक यानी कि ये पुस्तक या ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो वो आपको बताना है, वहाँ पे आपको हमीर देव के नाम के बारे में टिक करना है, ठीक है? चलिए और जो है दोस्तों बता देते हैं, बहुत सारे पुस्तक वैसे आपका हो गया क्लियर, जो कि आपके सिलेबस में जितना दिया हुआ था उसके रचयिता। और देखिए दोस्तों डीपली की बात रह गई कि डीपली जो है आपके डीपली वो पुस्तक की बात रह गई, तो कुछ कुछ जो मुख्य जो आपके जो हैं पुस्तक उसकी डीपली मैं करवा दूंगा क्लास में, ठीक है? उसकी डीपली मैं करवा दूंगा। और जो है दोस्तों आप लोग बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए, जब मैं डीपली करवाऊंगा तो उससे बहुत सारे प्रश्न जो है उससे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है? और देख लेते हैं अंत में दोस्तों एक आधा और ग्रंथ और देख लेते हैं, जैसे कि संगीत राज हो गया। संगीत राज, संगीत राज। तो संगीत राज जो ग्रंथ है इसके रचयिता किनको माना जाता है? तो इनको माना जाता है महाराणा महाराणा कुंभा को, ठीक है? महाराणा कुंभा जी की एक और ऊपर में हम बता चुके हैं, कौन सा था महाराणा कुंभा की? वो आपकी रसिक प्रिय था, रसिक प्रिय। और यहाँ भी आपका संगीत राज। तो संगीत राज और रसिक प्रिय जो है किनकी कृति है? महाराणा कुंभा की पुस्तक है, ठीक है? तो चलिए दोस्तों उम्मीद करते हैं कि सेशन बहुत बढ़िया लगा होगा आपको। इतना सारा जो बुक जितने आपके सिलेबस में है वो सारा के सारे बुक के जो हैं आपके रचयिता और कौन से बुक कब लिखा गया, कुछ जो इम्पोर्टेंट थे जिसका, तो वो मैं आपको करवा दिया हूँ। और दोस्तों आपकी काम है कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए
और जो दोस्त नहीं देख रहे हैं तो उनको भी आप लोग शेयर करके बता दीजिए कि दोस्तों यह वीडियो सुनकर बहुत कुछ क्लियर होने वाला है। यानी कि टॉपिक वाइज टॉपिक दोस्तों मैं पढ़ा रहा हूँ, तो हर एक टॉपिक मैं क्लियर करवा रहा हूँ। तो टॉपिक पे आ गया हूँ तो टॉपिक वाइज आप लोग के लिए करता ही चलूँगा, ठीक है। और बीच बीच में आप लोग अगर देखेंगे तो जैसे जो भी मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ तो उन सबों का जो है आप लोग के लिए ऑब्जेक्टिव भी तैयार करके ला दूंगा, बीच बीच में ऑब्जेक्टिव भी करवाता रहूँगा, ठीक है। तो चलिए आशा करते हैं कि आप कमेंट करेंगे और बताएंगे यह सेशन कैसा लगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, जब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।